हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट सेशन में हमने हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं इनकी पोजीशन की, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे चेंजिंग रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं इनका रोल कैसे चेंज हो गया, मीनिंग जब हम 1989 के पहले की बात करते हैं उस टाइम जो रोल ऑफ प्रेसिडेंट था वो डिफरेंट था, लेकिन 89 के बाद जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उनका रोल बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। इसका एक कोस तो ये भी माना जाता है कि 89 से पहले क्या होता था, लोकसभा की जब जनरल इलेक्शन होती थी तो एक पार्टी की मेजोरिटी होती थी। जब पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती थी तो वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करती थी, लेकिन 89 के बाद कोलिजन का एरा स्टार्ट हो जाता है। जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलती है तब क्या होता है, प्रेसिडेंट का रोल टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो हम इनके रोल को टू पार्ट्स में डिफाइन करेंगे, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर 1989 देन आफ्टर 1989। तो पहले 89 से पहले क्या होता था, ही इज द प्लेइंग द रोल ऑफ नॉमिनल एग्जेक्टिव। वो सिर्फ नॉमिनल एग्जेक्टिव ही था, जो वे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर काम करने को कहते थे, जो भी बिल को पास करने को कहते थे उनको करना पड़ता था। जब हमने लास्ट सेशन में इनकी पोजीशन भी देखी थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, इसमें प्रेसिडेंट की पावर्स को बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। इस तरह क्या होता है, वो सिर्फ नॉमिनल एग्जेक्टिव का रोल ही प्ले करती है। इसके रिगार्डिंग जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट वी गिरी जी हैं, जब एक बार रेलवे स्ट्राइक होती है उस टाइम वो क्या कहते हैं, उनके बेबसिन वर्ड से समझ आती है, आई कैन सुजेस्ट, आई कैन प्लेड, आई कैन आर्गू, बट अल्टीमेट आई हैव टू साइन द बिल्स एंड ऑर्डिनेंस। मीनिंग जो वीवी गिरी जी हैं वो ये कहते हैं, जब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज की हुई थी उसके बाद भी रेलवे स्ट्राइक चलती है, जब वो डेमोक्रेसी को सेव करना चाहते थे, वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो रही थी, उस टाइम वो कहते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें आर्टिकल 356 को यूज कर कर आपने वहां की मेजोरिटी की सरकार को गिरा दिया है, और उसके बाद अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो। वो उस टाइम के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा सुजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह के एक्शन मत लीजिए, इस तरह के हार्ड बिल है इसको मत पास कीजिए, लेकिन उस टाइम प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए वो कहते हैं मैं तो हेड हूं लेकिन नॉमिनल एग्जेक्टिव हेड हूं, सभी की सभी पावर्स प्राइम मिनिस्टर एंड इसकी काउंसिल है वो ही यूज कर रहे हैं। नंबर 2, यूज ऑफ आर्टिकल 356 ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो आर्टिकल 356 है ये क्या है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है जो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स में दी गई है, लेकिन इस पावर का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। ये मिसयूज कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, एंड प्रेसिडेंट क्या है, वो पूरी तरह से हेल्पलेस है। जो भी प्राइम मिनिस्टर उनको कहते हैं तो उनको आर्टिकल 356 है वो इम्पोज करानी पड़ती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में आर्टिकल 356 को 27 टाइम्स है वो यूज किया गया। इन 1977 जब जनता गवर्नमेंट है वो बनती है, वो पार्टी में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनकर आती है, उन्होंने भी 3 साल में 9 टाइम्स इसको यूज कर लिया। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से 100 टाइम से भी ज्यादा आर्टिकल 356 है इसको यूज कर चुके हैं। इसके लिए जो प्रेसिडेंट है वो बहुत टाइम्स एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस आर्टिकल को मत यूज कीजिए, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट को इस आर्टिकल पर, इस बिल पर साइन करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट इज राजीव जैल सिंह कंट्रोवर्सी अबाउट आर्टिकल 78। जब राजीव गांधी और जैल सिंह प्रेसिडेंट होते हैं उसके टाइम पीरियड में कंट्रोवर्सी राइज होती है आर्टिकल 78 की रिगार्डिंग। आर्टिकल 78 क्या कहते हैं, आर्टिकल 78 है प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 ने प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बना दी पहले टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट रिलेटिंग टू ऑल डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिसीजन ले जाते हैं उनको कम्युनिकेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को बताता है। और इसके बिसाइड जो आर्टिकल 78 भी है वो क्या कहता है? प्रेसिडेंट को पावर देता है दैट प्रेसिडेंट कैन कॉल प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपने पास बुला सकता है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए कभी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकता है। तो आर्टिकल 78 है, इसके लिए प्रेसिडेंट के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और यह है ड्यूटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की बनाती। लेकिन उस टाइम राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और जय सिंह जी प्रेसिडेंट थे। तो राजीव गांधी जी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी पावर्स हैं उनका मिसयूज कर रहे थे एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है जय सिंह जी को नहीं दे रहे थे। तो उन दोनों में कंट्रोवर्सी अराइज होती है। तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं जो प्रेसिडेंट का राइट है टू गेट इंफॉर्मेशन जो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो ये वर्ड क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को बहुत ही ज्यादा नॉमिनल हेड है जे बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट हमारे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो प्रेसिडेंट की जो इस पोजीशन है इसके रिगार्डिंग कहते हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल पावर हम उसको नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी थे वो भी यही चाहते थे कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी नहीं माने थे। उन्होंने क्या कहा था? वी हैव नॉट गिवन आवर प्रेसिडेंट एनी रियल पावर। हमने अपने प्रेसिडेंट को कोई रियल पावर नहीं दी है, बट वी हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी। हमने उनकी पोजीशन को बहुत ही ज्यादा ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी से भर दिया है। तो मीनिंग वो रियल पावर को यूज नहीं कर रहे, रियल पावर वो यूज कर रही है। वो तो सिर्फ एक मास्टरपीस बनकर रह गए हैं, एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए हैं। तो 89 से पहले यही होता था, वो एक्चुअल में रबर स्टैम्प थे। लेकिन जो उनकी पोजीशन है 89 के बाद चेंज हो जाती है। तो प्रेसिडेंट का रोल क्या है आफ्टर 1989? क्योंकि उसके बाद जब भी जनरल इलेक्शन होती है तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो विनर नहीं रहती है। तो उसके बाद टाइम में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टू स्टीयर द कंट्री आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। इसमें आता है कि जब भी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजोरिटी नहीं गेट कर पाती है, तो उस टाइम हमारा नेशन है वो किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्राइसिस को कौन सॉल्व करेगा? हमारे देश के प्रेसिडेंट ही सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे जब प्राइम मिनिस्टर जी रिजाइन कर देते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 को रिजाइन किया था, उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया था? जो उस टाइम सोनिया गांधी जी थे उनको इनवाइट किया कि आप अपनी सरकार बनाइए। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि वो मेजोरिटी गेट नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद प्रेसिडेंट है लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होती है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं गेट कर पाता है तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे कि 11th एंड 12th लोकसभा इलेक्शन में हुआ था, उस टाइम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी गेट नहीं कर पाई थी। इस तरह जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सारा देश सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट को ही देखता है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट्स रिफ्यूजल टू साइन ऑर्डिनेंस। हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट हैं 89 के बाद जो ऑर्डिनेंस आते हैं उनको साइन करने पे रिफ्यूज भी कर देते हैं। जैसे 96 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी थे, उन्होंने क्या किया? 2 ऑर्डिनेंस आते हैं। फर्स्ट वन इज रिजर्वेशन फॉर दलित क्रिश्चियन, नंबर 2 शॉर्टनिंग द
कैंपेन पीरियड ऑफ लोकसभा फ्रॉम 3 वीक टू 2 वीक। लेकिन क्या होता है, जो ऑर्डिनेंसेस थे उस टाइम प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी ने इसको साइन करने से मना कर दिया था। तो पहले ये नहीं होता था, लेकिन टाइम के साथ ये भी चेंज हो गया। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट्स एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर टू क्विट। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी हैं, उन्होंने 96 में क्या किया था, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे, उनको कहा था कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। इस तरह जब प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भी देते हैं कि अब आपको रिजाइन करना है। जब उसके बाद इलेक्शन होती है 99 में, उस टाइम क्या होता है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार जाती है। तो इस तरह प्रेसिडेंट के एडवाइस को अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते हैं तो फ्यूचर में उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का एडवाइजर होता है। लेकिन एक्चुअल में रियल पोजीशन चेंज होगी, तो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन चुका है। तो इस तरह जब 1999-2000 में उस टाइम के प्रेसिडेंट के.आर. नारायण जी थे, उन्होंने एडवाइस दी कि जब लोकसभा है इसको डिसॉल्व करना है, इससे पहले आप एनुअल बजट है इसको पास करवा लीजिए। तो उस टाइम क्या होता है, 22 अप्रैल को एनुअल बजट पास कराया जाता है एंड 26 अप्रैल को क्या हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो प्रेसिडेंट की एडवाइस पर ही एनुअल बजट को पास किया गया था। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट्स एडवाइस टू डू पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको ये एडवाइस भी देते हैं कि आप डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स कीजिए, ना कि कास्ट के ऊपर बेस्ड पॉलिटिक्स है वो करो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, 2005 में वो पार्लियामेंटेरियंस को कहते हैं आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है पॉवर्टी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, इग्नोरेंस पर, जो हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रही है, इन प्रॉब्लम्स पर करो, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करो, ना कि आप कास्ट के रिलेशन के नाम पर डर्टी पॉलिटिक्स कीजिए। नेक्स्ट इज गाइड टू द नेशन। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे नेशन को गाइड करते हैं, वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, वो अपने व्यू हैं रेडियो और टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने जब इलेक्शन होनी थी, लोकसभा इलेक्शन से पहले लोगों को अपील की कि वो जब भी अपनी वोट को यूज करे पॉजिटिवली यूज करे, वो देख कर यूज करे, क्योंकि उनकी जो वोट है हमारे देश में आने वाले 5 सालों की डेस्टिनी बन जाएगी। तो वो नेशन को गाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। तो उसके बाद जब टाइम चेंज हुआ तो प्रेसिडेंट के पास पावर आती है कि वो जो भी बिल आती हैं उनको रिकंसीडर करने के लिए वापस कैबिनेट में भी भेजी जा सकती है, जिसको हम सस्पेंशन वीटो भी कहते हैं। तो 1997 में के.आर. नारायण जी हैं, वो जब एक बिल है कि आर्टिकल 356 को इम्पोज करना है इन यूपी में, तो वो वापस कैबिनेट में भेज देते हैं कि आप इस बिल को रिकंसीडर कीजिए, और उसके बाद यूपी में इमरजेंसी इम्पोज नहीं की जाती है। इसी तरह ही 98 में बिहार में भी इमरजेंसी इम्पोज करने का बिल आता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बिल को रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज देते हैं। तो इस तरह प्रेसिडेंट ने बहुत टाइम रिकंसीडर करने के लिए बिल को वापस भेजा है, और बहुत टाइम क्या हुआ है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने से देश को बचाया है। एंड इसी तरह जो हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, इनको भी रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज दिया था। लास्ट वन इज प्रेफरेंस टू नेशनल इंटरेस्ट ओवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बहुत ही ज्यादा एडवाइस देते हैं कि आपको देश के इंटरेस्ट के लिए काम करने हैं। तो हम देखते हैं 89 के बाद प्रेसिडेंट का रोल है वो चेंज हो जाता है। प्रेसिडेंट हैं अपनी मर्जी से एक्शन लेने लग गए हैं,
तो उनको नॉमिनल हेड जो हम कह रहे थे उनकी पोजीशन जब कोलिजन होता है उसके टाइम पीरियड में चेंज हो जाती है। लेकिन जब 2014 की इलेक्शन होती है, 19 की इलेक्शन होती है, जिसमें मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो मेजोरिटी गेट कर लेती है और इसमें दोबारा से प्रेसिडेंट का रोल है, इसकी पोजीशन है, इनकी पावर के यूजेस हैं, इसके ऊपर दोबारा से क्वेश्चन मार्क है, वो अराइज होना स्टार्ट हो गया है। तो वो हमें टाइम के थ्रू पता चलेगा कि कैसे इनका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट का रोल कैसे चेंज हो रहा है। तो अब के टाइम में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पावर पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह हमने प्रेसिडेंट के चेंजिंग रोल को देखा। विद दिस हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।